हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 5 अक्टूबर को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है केरला अर्जेंटली नीड्स टू आइडेंटिफाई रिस्क जोन। GS1 और GS3 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में चर्चा की जाएगी, स्पेशली केरला स्टेट के बारे में बात करेंगे। वहाँ डिज़ास्टर इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, किस तरीके से हम वहाँ पर डिज़ास्टर को कम कर सकते हैं। मेंस के क्वेश्चन तैयार करेंगे, 2 क्वेश्चन तैयार करेंगे। बहुत अच्छा ये आर्टिकल है, इसे एक बार रीड करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो भी बहुत अच्छा है। कास्ट इन जेल। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी है टू एंड द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये भी, इसे भी डिस्कस किया जाएगा। 1 में भी काम आएगा सोसाइटी में, 2 में भी काम आ सकता है, और ऑब्वियसली ऐसे के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट। सो ये 2 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे प्रोवाइड की गई होगी। मोर पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट लिंक पे जाएंगे और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है केरला अर्जेंटली नीड्स टू आइडेंटिफाई रिस्क जोन्स। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपको ये सब नहीं पूछा जाएगा। सो मेंस के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। UPSC में लगातार आपको लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, लैंडस्लाइड आर मोर देन जस्ट अ नेचुरल phenomena, discuss this statement and suggest ways to mitigate the disaster। सो इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इस आर्टिकल से एक क्वेश्चन बन सकता है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। डू यू एग्री दैट केरला अर्जेंटली नीड्स टू आइडेंटिफाई इट्स रिस्क जोन। सो केरला को अपने जो रिस्क जोन है उसे आइडेंटिफाई करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आप कैसे एग्री करते हैं तो प्लीज़ रीजंस लिखिए। सो अब शुरू कर लेते हैं आर्टिकल। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट लिख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा। वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में अभी लैंडस्लाइड आया था और वन ऑफ द डेडलिएस्ट लैंडस्लाइड था ये इंडिया का। लगभग 231 लोगों की जानें गई हैं और 41 स्टिल मिसिंग है। सो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का ये लैंडस्लाइड था। इट हैज़ रेस्ड क्वेश्चन अबाउट आवर अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट, नॉट ओनली इन द एरिया ऑफ वायनाड दैट वाज अफेक्टेड दिस टाइम and that has suffered a few deadly landslides over the last few decades, but for the state as a whole। So जो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अप्रोच है उसके ऊपर ये क्वेश्चन रेज कर रहा है, ना ही सिर्फ उस पर्टिकुलर रीजन में वायनाड एरिया में, बल्कि पूरे स्टेट की जो अप्रोच है उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। नाउ बात कर लेते हैं केरला जो रिलेटिवली डिज़ास्टर फ्री जोन हुआ करता था, वहाँ पर इतने ज़्यादा डिज़ास्टर कैसे आने लगे, लैंडस्लाइड कैसे होने लगा। सो ये सारे एस्पेक्ट आगे हम बात करेंगे और उसके कई सारे रीज़न हैं, जो कि अभी हमने क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि जो लैंडस्लाइड है वो मोर देन नेचुरल डिज़ास्टर फेनोमेना है। तो रीजंस क्या हैं, डेवलपमेंट नीड्स वर्सेस लैंडस्लाइड रिस्क। हमारी जो डेवलपमेंट नीड है वो बढ़ती जा रही है और उसके कारण जो डेवलपमेंट किया जा रहा है वो बिना एनवायरनमेंट का ध्यान रखकर कर रहे हैं। उसके कारण जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा है और फिर लैंडस्लाइड रिस्क, एनवायरनमेंट रिस्क बढ़ती जा रही है। इसके अलावा पुअर प्रिपेयर्डनेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसके कारण नेचुरल डिज़ास्टर जब भी होते हैं तो बहुत लोगों की जानें जा रही हैं। प्रॉपर जोनिंग नहीं की गई है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी प्रॉपरली लगाए नहीं गए हैं, इनएडुकेट अर्ली वार्निंग सिस्टम है। सो ये सारी रीजंस हैं जिसके कारण जो नेचुरल हज़ार्ड है वो एक बहुत बड़े कैटास्ट्रोफिक डिज़ास्टर में कन्वर्ट होता है। सो बात कर लेते हैं किस तरीके से जो केरला, जो कि एक डिज़ास्टर फ्री जोन हुआ करता था रिलेटिवली, वो अब डिज़ास्टर प्रोन रीजन बन चुका है। With the sea to its west and Western Ghat to its east, Kerala used to be considered a relatively disaster-free zone. Its development activities have taken place on this premise, है ना, क्योंकि यहाँ डिज़ास्टर इतने नहीं आते थे तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी यही सोच के हुई कि यहाँ तो डिज़ास्टर नहीं है। सेटलमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्टेट फ्रॉम कोस्ट लाइन टू स्टीप
हिल स्लोप्स। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ, जो पॉपुलेशन सेटलमेंट बसाया गया, वो हिल स्लोप्स में भी बसाया गया, कोस्टल एरियाज़ में भी बसाया गया। केरला परहैप्स ऐसा एकमात्र स्टेट है जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट कोस्टल लाइन एरिया में भी है। हालांकि जो फॉरेस्ट एरिया है, वेस्टर्न घाट जो फॉरेस्ट एरिया है, उसे फ्रोज़न करके रखा गया है, लेकिन वहाँ पर भी एंक्रोचमेंट देखने को मिलता है लोगों के द्वारा, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो जो आपका वेस्टर्न घाट एरिया है, वहाँ पर भी पेड़ों की कटाई हो रही है और इनडिस्क्रिमिनेट डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो सेटलमेंट्स हैं, रोड्स हैं, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो बिल्ड किए जा रहे हैं विथ कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम एंड स्लोप स्टेबिलिटी। ना स्लोप स्टेबिलिटी का ध्यान रख रहे हैं, ना ही नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान रखा जा रहा है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगे हुए हैं। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो जो वेस्टर्न घाट एरिया केरला में है, उसकी एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ओवरऑल वेस्टर्न घाट की जितनी इंडिया में है उसके एवरेज से अधिक है। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये सब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर हो जाएंगे, जिसके कारण जो डिज़ास्टर फ्री जोन हुआ करता केरला, अब वहाँ पर डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। सो आपका पहला रीज़न क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोजेनिक रीज़न हो जाएंगे। द नेचुरल एडवांटेज ऑफ बीइंग रिलेटिवली डिज़ास्टर फ्री सीम्स टू बी वेनिंग। धीरे धीरे जो नेचुरल एडवांटेज था डिज़ास्टर फ्री रहने का, वो अब ख़त्म होते जा रहा है। In the last few decades, the intensity and frequency of disaster have increased. जो पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में अगर हम बात करें, तो केरला में लैंडस्लाइड की, फ्लड आने की जो फ्रीक्वेंसी है, डिज़ास्टर आने की जो फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी है, दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इंटेंसिटी मतलब जो डिज़ास्टर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रोफ कर रहा है, और फ्रीक्वेंटली आ रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक साल में 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, पहले 10 साल में एक आध बार आता था, अब हर साल आने लगा है। सो ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। सो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। केरला के 3 डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल जोन है, और तीनों ही आज के समय में डिज़ास्टर फेस कर रहे हैं, जैसे कि फ्लड हो गया या फिर लैंडस्लाइड हो गया। कोस्टल इरोजन एक रेगुलर फेनोमेना है ना। कोस्टल एरिया है तो कोस्टल एरिया में ऑब्वियसली इरोजन तो हो गई सी वाटर के कारण। सो कोस्टल इरोजन एक रेगुलर फेनोमेना है दैट हैज़ अफेक्टेड मोर देन 250 किलोमीटर ऑफ टोटल कोस्टल लेंथ ऑफ 590 किलोमीटर इन स्टेट। 590 में से लगभग 250 किलोमीटर की जो बाउंड्री है, कोस्टल रीजन है, वहाँ बहुत ज़्यादा कोस्टल इरोजन हो रहा है। इसके अलावा सी सर्ज भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सी सर्ज या फिर सी स्टॉर्म के बारे में तो हम जानते ही हैं। मान लीजिए कि कोई सकरा एरिया है और ओशनिक वाटर यहाँ पर बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो ये वाटर जैसे ही कम एरिया में घुसेगा तो इसकी हाइट बढ़ती है, सी स्टॉर्म बन जाता है, सुनामी लाइक वेव्स बन जाती है। इसी को हम सी स्टॉर्म बोलते हैं। सुनामी एग्जैक्टली नहीं होता, लेकिन सुनामी लाइक वेव्स बनती हैं, और ये वेव्स हिट करती है कोस्टल एरियाज़ को, तो वहाँ पर फ्लड आने की संभावना रहती है। इसे हम सी सर्ज बोलते हैं। तो सी सर्ज की प्रॉब्लम तो है ही डिफरेंट पार्ट ऑफ कोस्टल एरिया ऑफ केरला की। सो ये एक अलग इशू है। इसके अलावा जो लो लैंड्स हैं और जो मिड लैंड्स हैं, वहाँ पर फ्लड आने की संभावना है। जैसे कि वेम्बानंद लेक की अगर हम बात करें तो इसके आसपास का जो एरिया है वो लो लैंड एरिया है, और हर मानसून में यहाँ पर फ्लड आ जाता है। 2018 का जो फ्लड था केरला का, उसे वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्क्राइब किया है एज अ फ्लड ऑफ द सेंचुरी एंड एट्रीब्यूटेड द डिज़ास्टर टू क्लाइमेट चेंज। सो 2018 का जो फ्लड था उसे फ्लड ऑफ द सेंचुरी कहा गया है केरला का, और कहा गया है कि इसका मेन रीज़न क्लाइमेट चेंज है। लैंडस्लाइड इन द वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो बिकम रेगुलर ड्यूरिंग एवरी मानसून। सो लैंडस्लाइड भी आप लोगों को लगभग हर साल देखने को मिल रहा होगा। सो केरला में जो पहले डिज़ास्टर आया नहीं करते थे, अब फ्रीक्वेंटली डिज़ास्टर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट रीज़न क्या है एंथ्रोपोजेनिक रीज़न के अलावा? क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीज़न है। ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज किसके कारण हो रहा है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के ही कारण हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ही कारण हो रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण केरला में बहुत ज़्यादा फ्लड या फिर डिज़ास्टर या फिर लैंडस्लाइड बढ़ गए हैं। नाउ अब बात करते हैं कि ये सब तो हो गया कि
केरला में किस तरीके से डिज़ास्टर आ रहे हैं, अब हम इसे कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आर्टिकल की हेडिंग आपने देखी होगी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रिस्क जोन को आइडेंटिफाई करना, जोनिंग करना। क्यों हमें रिस्क जोन को आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में पहले बात करने की ज़रूरत है। वायनाड लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट बॉर्डरिंग द मैसूर प्लेट्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीप गॉर्जेस एंड रवाइंस। सो ये आपका वेस्टर्न घाट है लेट्स से, और आपका जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर आपका मैसूर प्लेट्यू है, तो इसके जो बीच का रीजन है वो वायनाड रीजन है। तो ऑब्वियसली अगर बीच का रीजन होगा तो गॉर्जेस होंगी, खाई होंगी बड़ी बड़ी, रवाइंस होंगे। तो जो वायनाड रीजन है वहाँ पर क्या है, रवाइंस है, गॉर्जेस हैं, खाई हैं बहुत बड़ी बड़ी। लाइक द रिवर श्रवाती द चलियार ऑल्सो ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट एंड डिबूच इनटू द अरेबियन सी। जैसे कि श्रवती रिवर है, उसी तरीके से जो चलियार रिवर है वो भी ईस्टर्न साइड में कहाँ होती है, ओरिजिनेट होती है। अब अगर आप देखो ईस्ट साइड में कोई रिवर ओरिजिनेट हो रही है तो स्लोप कहाँ है, इसी साइड है। तो कहाँ जाना चाहिए उसे, बे ऑफ बंगाल में जाना चाहिए एक्चुअल में। लेकिन श्रवती की तरह जो चलियार रिवर है वो भी माउंटेन को कट करते हुए अरेबियन सी में जाती है। ठीक, सो ये क्या बता रहा है, दिस कैन बी अट्रीब्यूट टू एग्जिस्टेंस ऑफ टेक्टोनिक फैक्टर। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ हो रही है ये नेचर मतलब नेचुरल ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ टेक्टोनिक फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अ स्पेशल को रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन ट्रेमर्स एंड लैंडस्लाइड। सो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जो अभी तक हम सोच रहे थे कि यहाँ लैंडस्लाइड हो रहे हैं, वो मेनली डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के कारण हो रहे थे। हो सकता है कि यहाँ पर जो लैंडस्लाइड हो वो टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण हो रहे हों, जैसे कि हिमालयाज़ में होते हैं। और यहाँ पर भी ट्रेमर्स आ रहे हों, ट्रेमर्स आने के कारण, बेसिकली ट्रेमर्स मतलब अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आने के कारण ये लैंडस्लाइड हो रहे हों। इंसिडेंट्स ऑफ क्रैक्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम वायनाड एंड इदुक्की पोस्ट लैंडस्लाइड। पोस्ट लैंडस्लाइड जब हमने देखा वायनाड एरिया को, इडुक्की एरिया को, तो वहाँ पर हमें फ्रैक्चर्स और क्रैक्स के इंसिडेंट्स दिखाई दिए हैं। इसका मतलब यहाँ पर ट्रेमर्स ज़रूर आए होंगे और उसके बाद फिर लैंडस्लाइड हुआ होगा। रिकरिंग इंसिडेंट्स ऑफ लैंडस्लाइड एंड ह्यूज ह्यूमन एंड इकोनॉमिक लॉसेस कॉल फॉर साइंटिफिक reappraisal of causative factor which are now being simplified and confined in parameters such as slope, soil thickness, rain intensity, duration and land use change. So जो लगातार आपके लैंडस्लाइड इंसिडेंट्स हो रहे हैं केरला में, वो कहीं ना कहीं हमें ये इस चीज़ को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि यार आखिर रीज़न क्या है। क्या इतना ही सिंपल रीज़न है जो अभी तक हम सोच रहे हैं, जैसे कि स्लोप है, सॉइल थिकनेस है, रेनफॉल इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल है, या फिर लैंड यूज चेंज है, क्या यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, या फिर हमें दोबारा से साइंटिफिक रिप्रेजल करने की ज़रूरत है, दोबारा से रिसर्च करने की ज़रूरत है, और इस जोन में देखने की ज़रूरत है कि क्या कोई टेक्टोनिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट aspect है। The ongoing debates show that there is a gap in understanding the incidence of landslide in this region. So ये जो डिबेट चल रही है इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि यार ट्रेमर्स आ रहे हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है, तो जो हमारी सिंप्लीफाइड जो हमने थिंकिंग रही है कि लैंडस्लाइड आ रहा है केरला साइड में, वहाँ टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती है, तो मेनली जो लैंडस्लाइड आने का रीज़न है वो एंथ्रोपोजेनिक रीज़न है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के कारण आ रहा है, या फिर पानी बहुत ज़्यादा गिर गया, या फिर वहाँ की जो सॉइल थिकनेस है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए ज़मीन ढल जाती है। यही रीज़न्स अभी तक हम मान रहे थे, लेकिन रीज़न कुछ और हो सकता है। ग्लोबल रिसर्च इन दिस फील्ड कॉल फॉर अ न्यूआंस अप्रोच। वी नीड अ लैंडस्लाइड इन्वेंट्री मैप ऑफ ईच रीजन ऑब्लिक एरिया टू फाइनलाइज जोन ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड। वी कैन प्रिपेयर लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप फैक्टरिंग इन द जियोलॉजिकल सेटअप, लिथोग्राफी, स्ट्रक्चर, टेक्टोनिक्स, रॉक कंपोजिशन, फिजियोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज। सो जो ग्लोबल रिसर्च है इस फील्ड में वो तो यही डिमांड करती है कि भाई हमें एक नुआंस अप्रोच की ज़रूरत है, हमें प्रॉपरली इन्वेंट्री मैप बनाने की ज़रूरत है अलग अलग रीजन का जहाँ पर लैंडस्लाइड हिट किया है, और उसके बाद लैंडस्लाइड ससेप्टेबल जोन को जब हम मार्क कर देंगे उसके बाद अलग अलग
फैक्टर, जहाँ अलग अलग फैक्टर्स देखेंगे कि किन फैक्टर्स के कारण इस पर्टिकुलर जोन में लैंडस्लाइड आया था, और सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे कि जियोलॉजिकल सेटअप देखा जाएगा उस पर्टिकुलर जोन का, पर्टिकुलर एरिया का, जो रॉक है उसकी कंपोजिशन क्या है, वहाँ पर इस रॉक का स्ट्रक्चर क्या है, लिथोग्राफी क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही है, फिजियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारी जानकारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा जो हमारा ट्रेडिशनल जो हमारी स्टडी हम करते हैं, जैसे कि सॉइल कैसी है, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्लोप कितना है, हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर कैसे हैं, ड्रेनेज इन्फिल्ट्रेशन कैसा है, वेजिटेशन कवर है या नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसी हो रही है, जैसे कि माइनिंग है, क्वायरिंग है, या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही है, ये सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करना है। और उसके बाद हम पर्टिकुलर रीजन को जोन करेंगे कि यहाँ रिस्क कितनी ज़्यादा है। अगर सारी चीज़ें अगर है किसी पर्टिकुलर एरिया में, टेक्टोनिक एक्टिविटी भी हो रही है, तो समझ लो कि सबसे ज़्यादा रिस्क वाला जोन वही होगा, है ना। और जहाँ पर वेजिटेशन कवर नहीं है, जहाँ पर ड्रेनेज इश्यूज़ हैं, जहाँ पर सॉइल बहुत ही सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है, मिट्टी के आराम से गिर जाती है, तो ये सारी जहाँ प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा रिस्क जोन होगा। और अगर इस तरीके से हम रिस्क जोन बना लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी पॉपुलेशन को बचा सकते हैं, वहाँ से सेटलमेंट कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, या फिर वहाँ अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है। ऑलरेडी वहाँ के जो लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और जो गवर्नमेंट है, वो दोनों मिल कर के अगर अर्ली वार्निंग दे दें लोगों को, तो क्या किया जा सकता है, इस तरह के लैंडस्लाइड से या फिर डिज़ास्टर से लोगों को बचाया जा सकता है और उनकी जान भी बचाई जा सकती है। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ड्यू टू रैपिड वार्मिंग ऑफ अरेबियन सी देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इवेंट्स सच एज फ्लड, हीट वेव्स एंड साइक्लोन। सो क्लाइमेट चेंज के कारण भी जो है केरला में डिज़ास्टर बहुत बढ़ गए हैं। अरेबियन सी में लगातार हीटिंग हो रही है। अगर आप देखो पिछले 100 साल में तो 1.2 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ है अरेबियन सी का, जो जनरली कूल हुआ करता था वेस्टर्न इंडियन ओशन जोन, अब वो जो है गर्म होना शुरू हो गया है, और उसके कारण साइक्लोजेनेसिस और साइक्लोन बनने के लिए कंडीसिव एनवायरनमेंट हो गया है। 2017 में साइक्लोन ओखी हिट किया था स्टेट को, विच वाज द मोस्ट सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म टू अफेक्ट केरला इन द रिसेंट मेमोरी। सो साइक्लोनिक डिज़ास्टर भी एक बड़ा इशू बन गया है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट ऐड हो जाएगा। ठीक, सो यहाँ पर आप साइक्लोन के बारे में भी लिख सकते हैं कि साइक्लोनिक इश्यूज़ भी बढ़ गए हैं केरला में। सो हमारे को प्रिपेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो अभी तक के अगर आप ओवरऑल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अप्रोच की बात करें तो टॉप डाउन अप्रोच रही है, मोस्टली रिएक्टिव अप्रोच रही है, रिवॉल्व अराउंड द रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, R3 के ऊपर अभी हम रिलाई कर रहे थे। हालांकि सेंडाई फ्रेमवर्क इंडिया ने अडॉप्ट किया, उसके पहले होगो प्रोटोकॉल भी अडॉप्ट किया गया था, होगो फ्रेमवर्क भी किया था। 2015 से 30 के बीच में सेंडाई फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया है। सो ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है वो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए बनाया गया है। इसकी अगर आप गाइडलाइंस देखेंगे तो इसमें जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है। इसका मतलब हमें सबसे पहले जो डिज़ास्टर है उसकी रिस्क को आइडेंटिफाई करना होगा और फिर उसे मिटिगेट करने के लिए काम करना होगा। और इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टॉप डाउन की जगह बॉटम अप अप्रोच रखी गई है। इसका मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं स्टेट में, लोकल गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, लोकल कम्युनिटी है, सबको इन्वॉल्व करना होगा। जब तक कि सारे स्टेक होल्डर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक के आप डिज़ास्टर रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकते। और यही सेंडाई फ्रेमवर्क इंडिया ने अडॉप्ट किया है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर गवर्नमेंट की अभी भी अप्रोच देखें तो वो टॉप डाउन अप्रोच ही रही है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ डिज़ास्टर, स्ट्रेंथन द डिज़ास्टर रिस्क अवेयरनेस टू मैनेज द रिस्क ऑफ डिज़ास्टर एंड इन्वेस्ट इन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलियंस एंड एनहांस डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू बिल्ड बैक बेटर। सो हमें क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहले डिज़ास्टर रिस्क को अंडरस्टैंड करना, उसके बाद डिज़ास्टर रिस्क गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना जिसके थ्रू हम डिज़ास्टर रिस्क को मैनेज कर पाएँ, उसके बाद डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ताकि
जो इकॉनमी रहे या फिर जो आपका स्टेट रहे वो डिज़ास्टर रेजिलिएंट रहे और डिज़ास्टर को प्रॉपरली मैनेज कर पाए। अगर डिज़ास्टर हिट भी कर रहा है, साइक्लोन हिट भी कर रहा है, तो लोगों की जो मरने की संख्या है, जो प्रॉपर्टी का लॉस है, वो कम होना चाहिए। जैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कोस्टल एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है साइक्लोन हिट करेगा, वहाँ पर आप ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप ही मत करिए कि आप इस तरीके की बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाइए कि वो बिल्डिंग टूटे और प्रॉपर्टी का लॉस हो। वहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसे कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो अगर आप डिज़ास्टर रिस्क जोन पहले आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। सो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो ये आपका जो सेंडई फ्रेमवर्क है उसे ग्राउंड पे सबसे पहले आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। नेक्स्ट क्या है, Kerala needs to work out disaster risk zone based on multiple criteria covering both physical and social component. सो सर सेकेंड बात हमने की थी अभी कि हमें डिज़ास्टर रिस्क जोन की ज़रूरत है केरला में, और जो डिज़ास्टर रिस्क जोन होगा वो मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पे बनाया जाएगा, जो कि फिज़िकल भी होना चाहिए और सोशल कंपोनेंट भी होना चाहिए। फिज़िकल मतलब रॉक के बारे में, टेक्टोनिक फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जियोलॉजिकल फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सारे फैक्टर्स को यहाँ आपको इंक्लूड करना होगा। उसके बाद आप पर्टिकुलर जोन को रिस्क जोन में कैटेगराइज करेंगे, कौन सा रिस्क जोन है, और इसके लिए हमें परमानेंट डेटाबेस की ज़रूरत है। सो आपको ये सब करने के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैंडस्लाइड एंड फ्लड फॉलो वाटरशेड बाउंड्री, द डिजास्टर रिस्क जोन मस्ट ट्रांसलेट अकॉर्डिंग टू वाटरशेड ऑब्लिक रिवर बेसिन। जनरली जो फ्लड और लैंडस्लाइड है वो किसे फॉलो करते हैं, वाटरशेड बाउंड्री को फॉलो करते हैं। सो इसलिए हमें जो डिज़ास्टर रिस्क जोन है वो वाटरशेड बेसिन के अराउंड ही बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, केरला नीड्स द पीपल पार्टिसिपेशन इन प्रिपेयरिंग डिज़ास्टर रिस्क मैप। इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीपल प्लान कैंपेन का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है केरला को। अगर आप देखें तो हेल्थ में जो कम्युनिटी इंटरवेंशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो आपकी पंचायत है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा जो लोकल गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है। सो ये सारे जो पुराने एक्सपीरियंस है इसका केरला बेनिफिट उठा सकता है और कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है, इन विच एट रिस्क कम्युनिटी आर एक्टिवली एंगेज इन आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन इनिशिएटिव। जो भी इनिशिएटिव्स होंगे उसकी प्रॉपर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग और जो इवैल्यूएशन है, ये सारी चीज़ जो है लोकल कम्युनिटी कर सकती है। दिस वुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्ट्रेंथनिंग कम्युनिकेशन, डिस्कशन एंड लर्निंग विद इन द कम्युनिटी एंड बिटवीन द कम्युनिटी एंड लोकल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सो बेसिकली यहाँ पर हम बॉटम अप अप्रोच की बात कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल स्टेक होल्डर हैं, वो सारी चीज़ें करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी चीज़ें बताई जाएगी। अभी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे डिसीजन ले लेती है और बिना लोकल गवर्नमेंट के या बिना लोकल लोगों के पार्टिसिपेशन के वो डिसीजन इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ख़राब इम्प्लीमेंटेशन होता है, पुअर गवर्नेंस होता है, और उसके बाद फिर जो डिज़ास्टर रिस्क कम होनी चाहिए वो डिज़ास्टर रिस्क उल्टा बढ़ जाती है। अ क्वाड्रुपल हेलिक्स मॉडल इन्वॉल्विंग कम्युनिटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमी ऑब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट, बिजनेस एंड इंडस्ट्री में बी यूज़फुल। ये लाइन लिख लेना है यार, किसी भी पेपर में आती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है, ये लाइन आपको एंड में लिखना है, क्वाड्रपल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, ये हेलिक्स मॉडल को इन्वॉल्व करना है जिसमें हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे। जब भी डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन प्लान बनाया जाएगा, डिज़ास्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ की जाएगी, तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करो, रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व करो, सरकार तो रहेगी ही, बिजनेसेस भी रहेंगे, और सिक्स्थ आपकी इंडस्ट्री रहेगी। सो जो लोकल बिजनेस है प्लस जो आपकी इंडस्ट्री, क्योंकि ये सारे स्टेक होल्डर हैं। किसी भी जगह इंडस्ट्री खुलती है तो आपको EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनानी पड़ती है। बिजनेसेस अगर खुल रहे हैं तो EIA रिपोर्ट लगेगी, और ये सारे के सारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्टेक होल्डर अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तब जाके जो है हम डिज़ास्टर रिस्क रिड्यूस कर पाएंगे। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कास्ट इन जेल। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से, GS1 इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
स्पेशली GS 1 के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में आपको कास्टिज़म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक डायमेंशन और मिलेगा यार, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रिजन में अभी भी प्रैक्टिस किया जा रहा है, अभी भी कॉलोनियल टेंडेंसी हमें देखने को मिल रही है। उसी के ऊपर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट है। सो ये डायमेंशन भी आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, GS 1 में भी यूज़ कर सकते हैं। देख लेते हैं। द मोस्ट नोटेबल आस्पेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग प्रोहिबिटिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर इज दैट इट रिक्वायर्ड अ जजमेंट फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट टू एंड colonial practice and the system in prison. While the court has dealt elaborately with specific rules in jail manuals of various states and the way in which caste-based hierarchy plays a role in allocation of duty, classification of prisoner, and the treatment of certain social group as a habitual offender, it is quite remarkable that the prison authority and state government has done so little about this aspect since independence. So रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की गई थी, रिट पिटिशन रिलेटेड टू कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द प्रिजन्स। और 75 साल देश की आज़ादी के होने के बावजूद भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस किया जा रहा है, ओपनली प्रैक्टिस किया जा रहा है। ना ही स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना ही प्रिजन अथॉरिटी कुछ कर रही है। आखिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इशू है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हर एक चीज़ के साथ प्रॉपरली डेल्ट किया है, जैसे कि कास्ट बेस्ड जो हरारकी है इन द एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजनर, ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन सोशल ग्रुप ऐसा हैबिचुअल ऑफेंडर, इन सारे एस्पेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से डिटेल में वर्डिक्ट दी है। लेकिन ऑब्वियसली पेनफुल यही है कि सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। इट इज़ एज इफ प्रिजन सिस्टम हैज़ बीन आउट ऑफ रीच टू द कोर फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अशरिंग ऑफ एन इक्वल सोसाइटी, द एंडिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा लग रहा है कि जो प्रिजन सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन की कोर फिलोसॉफी के तो बाहर ही है, वो मेन स्ट्रीम में आता ही नहीं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट है ही नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन की कोर फिलोसॉफी है, प्योर फिलोसॉफी है, वो क्या है? इक्वल सोसाइटी, ending the caste based discrimination in all its form, ending abolition of untouchability under article 7। ये सारी चीज़ें जो कि पूरी सोसाइटी में ख़त्म हो चुकी है वो ओपनली प्रैक्टिस की जा रही है प्रिजन में, और अलग अलग जगह प्रैक्टिस की जा रही है। जैसे कि किसी को काम अलोकेट करना है, सो मिनियल वर्क है या फिर स्कैवेंजिंग सा वर्क है ना, वॉशरूम साफ़ करना है, तो 100% जिन्हें अलोकेट किया जाएगा वो छोटी कास्ट के लोग रहेंगे। अगर खाना बनाने का काम है तो कुकिंग का काम सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो एक सर्टेन क्लास या फिर कास्ट के होंगे, जो बड़ी ऊंची जाति के होंगे, सिर्फ उन्हें ही कुकिंग करने का काम दिया जाएगा। जो पेटिशन है वो किन्होंने फाइल की थी? एक जर्नलिस्ट हैं सुकन्या सांथा, उनके द्वारा ये रिट पेटिशन फाइल की गई थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट को कहा था कि प्लीज़ ये कंट्रोवर्शियल रूल्स और प्रैक्टिसेस जो कि जेल में प्रैक्टिस की जा रही है उसके अगेंस्ट में आप वर्डिक्ट दीजिए। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी है। ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ सच रूल्स एंड प्रैक्टिसेस, कोर्ट हैज़ नोटेड with much justification in line with their overall approach, the colonial administrators link caste with prison administration of labor, food and treatment of prisoner। So जो colonial history है अगर उसको उठा के देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था प्रिजन में वो कास्ट से लिंक किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेबर हो, फूड हो या फिर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर हो, इन सबको कास्ट के हिसाब से लिंक किया गया है। Court also noted that the provision that food must be cooked by prisoner from a suitable caste and rules that refer to those from scavenger class being assigned tasks such as manual scavenging, sweeping and cleaning violated the constitutional prohibition against untouchability।
distribution of labor cannot be solely based on birth. Such rule violate the right to dignity and the right against forced labor and exploitation. So सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर सिर्फ बर्थ के बेसिस पे नहीं हो सकता, ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी, अगेंस्ट द आर्टिकल 17 प्रोहिबिशन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. सच रूल्स वायलेट द राइट टू डिग्निटी एंड राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन. सो कई सारे फंडामेंटल राइट का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है. कोर्ट ऑल्सो फेवर्ड डूइंग अवे विद द वेग डेफिनेशन ऑफ हैबिचुअल offenders as they seem to ascribe criminal tendency to whole tribes. ठीक है, तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो डेफिनेशन है हैबिचुअल ऑफेंडर्स की, ये भी इससे भी इस सिस्टम को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग अगर क्राइम करते हैं तो पूरी ट्राइब को ही क्रिमिनल ऑफेंडर बना दिया जाता है, हैबिचुअल ऑफेंडर बना दिया जाता है. और ये जो क्रिमिनल ट्राइब है, ये जो आइडिया है, इस किसी भी ट्राइब को क्रिमिनल ट्राइब नोटिफाई करने का आइडिया हम आज़ादी के बाद से छोड़ चुके हैं, है ना. कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जो नोमैडिक ट्राइब थी, डी नोटिफाइड, DNT बोलते हैं उसको, DNT, डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स, इन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर या फिर क्रिमिनल ट्राइब्स अस्क्राइब किया गया था आज़ादी के पहले. उसके बाद फिर इनको जो है ये जो आइडेंटिफिकेशन है इसको हटा दिया गया है और इन्हें अब SC या फिर OBC कैटेगरी में रखा जाता है. DNT ट्राइब के बारे में क्वेश्चन आपको UPSC में पूछा जा सकता है, काफ़ी समय से ये न्यूज़ में है. PVTGs के ऊपर मेंस में, प्रीलिम्स में सॉरी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन DNT डी नोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं उनके ऊपर अभी तक के क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. सो इसके बारे में अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ टाइम फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड द वर्डिक्ट एंड रिविजिट देयर लॉज एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुट एन एंड टू सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन इन एन इंस्टीट्यूशन दैट मे ट्रीट एनी फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस एज इनडिसिप्लिन. सो बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें वर्डिक्ट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, अपने रूल्स रेगुलेशन को रीविजिट करना चाहिए और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है प्रिजन में उस प्रैक्टिस को ख़त्म करने की ज़रूरत है. ये बेसिकली हमारा कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा. होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है आप लोगों को. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड एंजॉय योर डे.